मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल के द्वारा जो है विषयवार तरीके से प्रश्नों का संग्रह ला रही है, सीरीज वाइज करके, है ना। तो यह सीरीज है विज्ञान का। ये सीरीज जो है आप सभी शिक्षक जो भी 1 to 8 क्लास तक के लिए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि 9, 10 वाले शिक्षकों के लिए भी ये सामान्य अध्ययन के लिए काम करेगा और स्पेशलिस्ट विषय के लिए अलग से उनको पढ़ना होगा। लेकिन यह 1 to 8 क्लास तक के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 1 to 5 वालों के लिए भी, 6 to 8 वालों के लिए भी, और 9, 10 वालों के लिए सामान्य अध्ययन के रूप में यह प्रश्न काम आ जाएगा। तो सभी मान के चलिए सभी के लिए काम आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है कहाँ से कहाँ तक? धमनियाँ हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है, शरीर से हृदय में पहुँचाती है, हृदय से फेफड़ों में पहुँचाती है, इनमें से कोई नहीं। क्या सही उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए। धमनियाँ जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुँचाती है, शुद्ध रक्त को पहुँचाती है। देखिए, रक्त को प्रवाह करने वाली दो नसें होती है, एक का नाम होता है धमनी और दूसरा का नाम होता है सीरा। धमनी क्या करता है? हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे बाकी के शरीर एक एक कोशिका तक पहुंचाती है, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है ना। और सीरा क्या करता है? सीरा बाकी शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक अशुद्धि रक्त को लेकर के कलेक्ट करके आती है ना। अशुद्ध रक्त होता है ये, और ये शुद्ध रक्त जो है धमनी के थ्रू पूरे शरीर तक प्रवाह करता है। समझ में आ गया होगा। सिराएं अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है, ये भी प्रश्न हो गया, समझ लीजिए। तो शरीर के अंगों से हृदय की ओर, ठीक है ना, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, टाइफाइड। यहाँ पर टाइफाइड होना चाहिए था, है ना, टाइफाइड लिख दिया गया है। तो इसमें से जो है डी, टाइफाइड जो है यह आपका लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है, बाकी के सभी लैंगिक जनन संचरित रोग है। लैंगिक जनन क्रिया के द्वारा यह फैलने वाला रोग है, जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। लेकिन टाइफाइड क्या है? ये दूषित जल को पीने से होता है, ठीक है ना। धातुएं विद्युत की होती है क्या? कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, प्रतिचालक। तो धातुएं विद्युत की होती है सुचालक। सुचालक का मतलब होता है ऐसी तत्वें, ऐसी पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके आराम से, है ना, बढ़िया तरीके से, तो उसको कहते हैं सुचालक। तो धातुएं जो भी होती हैं, जैसे लोहा ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, ये तो धातुएं हैं, इससे जो है आपका विद्युत आसानी से प्रवाह करती है, इसलिए ये सुचालक है। अब हर धातु का सुचालकता अपना अलग अलग होता है। जैसे चांदी की सुचालकता बहुत अधिक है, कंडक्टिविटी अधिक है ना। तांबा का भी चांदी से कम है और लोहा का उससे भी कम है ना। जितने भी धातुएं हैं, एल्युमिनियम से भी विद्युत धारा प्रवाहित करती है ना। कुचालक का मतलब होता है ऐसी पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना कर सके, जैसे कि लकड़ी हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, है ना, रबर हो गया, सूखा लकड़ी हो गया। सूखा लकड़ी, कच्चा लकड़ी से तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है, ये चीज़ है। अर्धचालक का मतलब होता है कि दोनों की बीच की स्थिति, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, मतलब ना ही वो उसका जो गुण है ऐसे तत्व जो धातु और अधातु के बीच का हो, मतलब दोनों ही गुण को धारण करता हो, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या होता है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप देखिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो तीसरा वाला कक्षा में देखिए, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको ही हम लोग कहते हैं बाह्यतम कक्षा, मतलब बाह्य कक्षा, सबसे अंतिम कक्षा। तो तीसरा वाला में 3s2 और 3p5 था, तो 3 वाला कक्षा में s में 2 और p में 5, तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरह से आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? राइजोबियम देखिए एक प्रकार का बैक्टीरिया है ना। और ये करता क्या है कि ये जो जितने भी दलहन प्रकार के पौधे हैं उनके जड़ में यह जो है रहता है, पनपता है।
अब इसका काम क्या है, तो मिट्टी से नाइट्रोजन, मिट्टी में जो है नाइट्रोजन को जो है संग्रहित करता है, जो ताकि वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के जो है मिट्टी में संग्रहित करता है, ताकि पौधा का जड़ वहाँ से नाइट्रोजन ले सके और फिर पौधा जो है का जड़ के थ्रू, जाइलम के थ्रू पौधे के हर पार्ट में वो नाइट्रोजन का जो है गमन हो सके, डिमांड का पूरा हो सके, है ना। ये चीज़, तो इसमें दलहन पौधा आ जाएगा आंसर। दलहन में चना भी है, मटर भी है, मूंग भी है, मतलब उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन, खनिज, उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज सब हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, पश्मीना ऊन जो है अंगोरा से प्राप्त किया जाता है, याक से नहीं, लामा से नहीं, एल्पेका से नहीं। हालांकि याक से भी कुछ ऊन निकाला जाता है, लामा से भी निकाला जाता है, लेकिन यहाँ ऊन का प्रकार बोल दिया है पश्मीना, तो अंगोरा से निकलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहा है सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है, तो भेड़ों के बालों को काटने का जो मौसम है वो है गर्मी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि जो है रेशम कीड़ा एक है क्या, रेशम कीड़ा जो है पलाश के पौधे पर रेशम पाला जाता है, कीटों को पाला जाता है जिससे जो है रेशा निकलता है, तो जो रेशा का कीड़ा होता है एक है क्या, तो कमला है ना। कमला मतलब कैटरपिलर है, कैटरपिलर है। लार्वा तो मच्छर के केस में होता है जो पानी पर तैरता है, ठीक है। पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है, तो पाचन में बहुत सारे चरणों से भोजन गुजरता है तब जाकर के पूरा पाचन होता है। तो देखिए पाचन में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, मतलब मुंह में लेते हैं, है ना, वहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर वो उसका पाचन होता है अलग अलग चरणों में। मुंह में आप थोड़ा सा एंजाइम मिला, फिर गले के थ्रू स्टमक में गया, मतलब है कि आपका जो है स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर जाकर के वो जो है निष्कासित होता है। इस चरण में जाकर के खाना पचता है। फिर उसका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ब्लड के थ्रू जो है पूरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचता है भोजन, एनर्जी मिलता है, और फिर लास्ट में जो बच जाता है वो निष्कासन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो क्या हो गया, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, निष्कासन, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूछ रहा था कौन था, तो अंतर्ग्रहण होता है, मुंह में आप सबसे पहले खाना को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, पूरे जीवन काल में व्यक्ति को, मानव को जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे जो भी दांत है वो 4 प्रकार के हैं। ऊपर सामने का जो 2 दांत होता है, ये जो चकुट्ठा वाला वो हो गया, फिर नुकीला वाला दूसरा हो गया, फिर उसके बाद अग्र चवर्णक मतलब चौवा, पहला चौवा का कुछ होता है ना, और फिर उसके बाद अंतिम वाला भी चवर्णक होता है, ठीक है ना। तो 4 टाइप के दांत होते हैं ऊपर नीचे दोनों में, 4 टाइप के, और टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जीवन रक्षक घोल का कौन सा घटक नहीं है, इनमें से कौन जीवन रक्षक घोल का घटक नहीं है, तो ये बताना है। जीवन रक्षक घोल ORS बोलते हैं ना, पेट खराब हो गया तो ORS पी लो, मतलब शरीर में पानी की कमी हो गई तो ORS का घोल पी लो। तो ORS क्या है ना, इसमें पानी, नमक और चीनी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला रहता है। आप इसको आप नेचुरल तरीके से घर में भी बनाते हैं, जब भी पेट खराब होता है तो नमक, पानी, चीनी का घोल मिला के पीते हैं, ठीक है ना। तो ये है। नींबू का रस इसमें नहीं रहता जीवन रक्षक घोल में। तो कौन सा घटक नहीं है पूछ रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अमाशय क्या स्रावित करता है, अमाशय मतलब हो गया स्टमक। आपका भोजन जब मुंह से गले के थ्रू जो है पाइप के थ्रू जब सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, तो पहुँचता है अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा, अमाशय क्या स्रावित करता है, तो स्रावित करता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ये तो करता ही है, अमूमन लोग यही जानते हैं। लेकिन वह एक पाचक रस भी जो है स्रावित करता है, जो कि प्रोटीन को पचाने में काम करता है। एक श्लेष्मल रस भी वो स्रावित करता है, मतलब निकालता है, छोड़ता है। क्यों, अब इसके पीछे कारण देखिए, मतलब ये इसका तीनों आंसर हो जाएगा, मतलब डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि मुंह से जब खाना स्टमक में जाता है अमाशय में, तो खाना
का जो क्षारीय गुण है उसको वो क्या बना देता है, अम्लीय गुण में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, स्रावित होता है उसके दीवारों से, है ना, अमाशय के दीवारों से। पाचक रस भी निकलता है ताकि खाना को पचा सके, वहाँ पर थोड़ा बहुत जितनी भी क्षमता है उसको प्रोटीन के कुछ हिस्से को पचा सके, ठीक है, ये चीज़ है। और श्लेष्मल इसलिए निकलता है क्योंकि देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इतना पावर होता है कि जो है स्टमक का जो दीवार है ना, भीतरी दीवार को भी वो गला सकता है, उसको भी बर्बाद कर सकता है, ठीक है ना। इससे बचने के लिए क्या करता है, सबसे पहले श्लेष्मल छोड़ करके अपने में चिकनाहट ले आता है ना, चिकनाहट अंदर वाला लेयर में, अमाशय के अंदर वाला लेयर में चिकनाहट ले आता है ताकि उस पर इस अम्ल का खुद प्रभाव ना पड़े, खुद खत्म ना हो, और उसके बाद जो है अम्ल जो है भोजन पर प्रहार करे, ये चीज़ है। अब पाचक रस जो है भोजन को पचा दे, ये चीज़ है। और खाना को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये खाना को अम्लीय बना दे, तो ये बात है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पौधे अपने भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो पौधा जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना। पौधे के जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जो है सूर्य की प्रकाश पड़ती है और इस पत्ते तक जो है जड़ से कलेक्ट किया गया पानी, खनिज, मिनरल्स, ये सब जो है पत्ते तक पहुंचता है जाइलम के थ्रू, और फिर वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया, तब जा कर के सनलाइट में वो प्रोसेस होता है। और ये पत्ता का जो हरापन है, क्लोरोफिल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तब जा कर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और फिर खाना बनता है। और फिर ये पत्ता जो है, हर पत्ता अपना खाना, बना हुआ खाना को प्लांट के हर एक पार्ट में फ्लोएम के थ्रू भेज देता है, फ्लोएम के थ्रू, ठीक है ना, ये चीज़ है। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? लाइकेन में जो है, लाइकेन क्या होता है ना, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है लाइकेन। तो वो क्या होता है, तो कवक और शैवाल के मिलने से बनता है लाइकेन, आप समझिएगा। तो लेकिन कवक क्या करता है, कवक शैवाल को जो है खनिज, लवण, मिनरल्स ये सब देता है, और शैवाल क्या करता है, उसमें हरापन होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या कर लेता है, अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर लेता है और अपना भी भोजन को ग्रहण करता है और कवक को भी देता है। तो यहाँ पर तालमेल के साथ काम चलता है ना। कवक क्या करता है, मिट्टी से जो है खनिज, लवण, पानी संचित करके, कलेक्ट करके शैवाल तक पहुँचाता है। इस पर शैवाल रहता है हरा हरा, है ना। तो मान लीजिए शैवाल का तो कोई जड़ नहीं है, वो पानी कहाँ से लाएगा, तो क्या करेगा, जो है वह कवक के द्वारा पहुंचाया गया पानी, ये सब को आम के पेड़ में देखते होंगे, हरा हरापन हो जाता है, उजला और हरापन, ये सब क्या है, ये लाइकेन है, ठीक है। ये निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन से हैं? कीटभक्षी पादप कौन से हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू और पिचर प्लांट। ये सब क्या करता है, कीटभक्षी है। इसके पौधे के पत्ते इस तरह से बने होते हैं कि उस पत्ते पर कोई भी कीड़ा मकोड़ा चढ़ता है तो उसको अपना मुंह बंद कर लेता है, उसको अपने अंदर में कैच कर लेता है, पकड़ लेता है ना, कैप्चर कर लेता है। और उसमें फिर एक ऐसा रस सेक्रेशन निकलता है उस पत्ते के अंदर आंतरिक दीवारों से कि उस पूरे कीड़े को पचा करके और जो प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा करता है। अब इस तरह के पौधे कहाँ होते हैं, तो जो हिमालयन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में के जो पौधे होते हैं, जहाँ पर मिट्टी से नाइट्रोजन उसको नहीं मिल पाता है उस पौधे को, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रकृति ने इस तरह के पौधे को बनावट कर दिया कि ताकि कीड़े मकोड़े को भी जो है कैप्चर करके उससे कुछ नाइट्रोजन को ले लिया जाए, है ना, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवक उपयोगी हैं? अब देखिए इसमें सारे और जो ऑप्शन है ये कवक का प्रकार ही है, तो कौन सा उपयोगी है ये देखिए। तो यीस्ट भी एक कवक है, मशरूम जो हम लोग खाते हैं सब्जी, वो भी एक कवक है, कवक का प्रकार है। पेनिसिलियम ये भी कवक का प्रकार है। तो इसमें से सभी जो है महत्वपूर्ण है। यीस्ट क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में काम आता है ना, शराब वराब बनाने में वगैरह आपका, फिर जो है क्या बोलते हैं, केक वगैरह बनाने में भी काम आता है, ये सब चीज़ है। मशरूम जो है ये सब्जी में काम आता है, बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है ये। पेनिसिलियम जो है दवाई बनाने में, आपका जो है एंटीबायोटिक वगैरह ये सब बनाने में काम आता है।
ठीक है ना, ये चीज़ है। तो कवक, ये तीनों कवक महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्वपोषी पौधे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। कभी कभी देखते होंगे जैसे अमर बेल वगैरह, उसको कहते हैं परपोषी, है ना। मतलब है कि एक पौधे के ऊपर पीला पीला कुछ लतर गया और उसका जरूर कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ से अपना पोषण लेता है? तो प्लांट का जो पत्ता और जड़ और तना से चिपका रहता है, वहीं से वो सारा पोषण, प्लांट जो अपना भोजन बनाता है उसी का भोजन ये खा जाता है, उसको कहते हैं परपोषी, अमर बेल वगैरह ये सब। लेकिन जो मेन प्लांट होता है जिसके पत्ता है, क्लोरोफिल है, सनलाइट मिलता है, जड़ है, मिट्टी से अपना पानी उनी कलेक्ट करता है, तो वो अपना स्वपोषण के द्वारा खाना बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। मृतोपोषित मतलब होता है वैसा जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर होता है ना। समझ गए ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहा जाता है? कोई भी सजीव है जिसमें जीव है, मान के चलिए पौधा और मानव और किसी भी प्रकार के जानवर जिसमें जीव एग्जिस्ट करता हो, जीव हो, है ना, जीवन हो, उसको हम लोग कहते हैं सजीव। अब इसमें जो सूक्ष्मतम इकाई है उसको क्या कहा जाता है? इसको चाहिए सूक्ष्मतम इकाई। हर चीज़ का एक सूक्ष्मतम इकाई होती है, यूनिट होता है। जैसे घर है तो घर का सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ईंटा है। ईंटा से ही घर बना है। वैसे ही सभी प्रकार के जीवों का एक सूक्ष्मतम इकाई है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका। कोशिका से ही मिलकर के जो है बहुत सारे कोशिकाओं से, हजारों लाखों कोशिकाओं, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर ही जो है अंग बना, अंग से पूरा शरीर बना, ठीक है ना। उत्तक बना, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से कोशिका बना, शरीर बना पूरा। ये है। पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं? पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा? तो पत्तियों के द्वारा। पत्ती में ही क्लोरोफिल होता है और वह पत्ती जो है, क्लोरोफिल वाला जो पत्ती है, पत्ता क्या करता है? बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद जो है सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है, और सूर्य की प्रकाश पड़ी और जड़ के थ्रू जो है उस पत्ता तक पानी गया हुआ है ही, खनिज गया हुआ है ही, बस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया और उसको अपना कार्बोहाइड्रेट बना लिया, स्टार्च बना लिया, जो भी बनाना है, C6H12O6 बना लिया, और उसके बाद एक्स्ट्रा में वो ऑक्सीजन छोड़ देता है जो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। उसके लिए, प्लांट के लिए ऑक्सीजन क्या है? अवांछित चीज़ है, बेकार चीज़ है, हम लोगों के लिए वो उपयोगी है। कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऊष्मा का चालक का मतलब हो गया कि इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा को एकदम स्मूथली, आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाह करने को आराम से देता है, प्रवाह करने देता है ना। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा पारा। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है ना। इसलिए देखते हैं थर्मामीटर में पारा लगाया जाता है, पारा डाला जाता है ताकि थोड़ा सा भी हीट मिले तो वो अपना सेंसेशन को के कारण जो है वो आगे बढ़ने लगे, फैलने लगे, है ना। तब हम लोग को पता चल जाता है कि आखिर कितना बुखार है, कितना मेजरमेंट हुआ है। तब पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है ना। तो हालांकि पानी भी सुचालक है। जब पानी के एक छोर में गर्म करिएगा तो दूसरा छोर भी धीरे धीरे गर्म होता चला जाएगा, दूसरे छोर तक भी, लेकिन उतना अच्छा सुचालक नहीं जितना अच्छा कि पारा। चमड़ा भी सुचालक है। चमड़ा को एक छोर में गर्म करिएगा, दूसरे छोर भी गर्म होता चला जाएगा। प्लास्टिक भी सुचालक, मतलब हर पदार्थ हीट का सुचालक थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो है पारा सबसे अधिक है। पारा मतलब एक तत्व है, एलिमेंट है। पारा एक ऐसा धातु तत्व है जो लिक्विड में पाया जाता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है आपका करीब, केल्विन में ये पूछ रहा है, वैसे सेंटीग्रेड में पूछता तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फॉरेनहाइट में अगर पूछता तो लगभग 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, और जो है 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, इसी तरह से लगभग में 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। लेकिन केल्विन में अगर पूछे तो 310 केल्विन होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, सौर विकिरण का मापन किया जाता है किससे? सौर विकिरण का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है आपका पायरोमीटर से। पायरोमीटर से आप जितने भी अत्यधिक उष्मा, अत्यधिक ताप वाले चीज़ों को आप मेजरमेंट करते हैं, है ना। अमूमन जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले ताप को आप मापते हैं।
ठीक है ना। इससे नीचे वाले ताप को आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, लेकिन इससे अगर ऊपर का ताप है तो उसको मापने के लिए आपको पायरोमीटर की ही ज़रूरत होगी। तो सौर विकिरण का भी ताप अधिक होता है तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो होती है ये होती है आपको फर्मीमीटर। फर्मीमीटर क्यों? तो देखिए माइक्रोन भी होता है, ये सब छोटे इकाई है, लेकिन सब इसमें से सबसे छोटा इकाई कौन है ये बोला लंबाई नापने का। तो माइक्रोन में 10⁻⁻⁻ जो होता है -6 को हम माइक्रोन बोलते हैं, 1 माइक्रोन। और नैनोमीटर में होता है वो 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए, अब फर्मी में होता है 10⁻⁻15। तो कौन सबसे छोटा हो गया? जिस पर माइनस में पावर सबसे ज़्यादा होगा वही ना सबसे छोटा होगा, तो यही फर्मी मीटर हो गया। समझ गए ना? ये है। हीटर में किस धातु का तार बना होता है? हीटर में जो है ना ये धातु होता है आपका नाइक्रोम का। नाइक्रोम का तार बना होता है। नाइक्रोम मतलब Ni और क्रोम, दो धातु से मिलकर वो बना होता है। एलॉय है। एलॉय मतलब दो धातु या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जब कोई चीज़ बनाते हैं आप उसको तो कहते हैं एलॉय। एलॉय है मिश्र धातु है नाइक्रोम। अब ये नाइक्रोम कोई धातु नहीं है, कोई एक तत्व नहीं, इसमें दो तत्व मिल करके बना है नाइक्रोम। निकेल और क्रोमियम मिल करके जब हम मिला करके जब उसको एक चीज़ बनाते हैं, धातु नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको कहते हैं नाइक्रोम। अब ये देखिए नाइक्रोम क्या होता है ना कि ताप को सहने की क्षमता इसको अधिक होती है, ताकि बहुत अधिक हीट होने के बावजूद भी वो गलता नहीं है। बाकी मान के चलिए लोहा वगैरह का अगर हीटर में तार रहता तो अधिक गर्म होने के बाद हो सकता था वो गल जाता, तांबा भी गल जाता। इसीलिए नाइक्रोम एक ऐसा मिश्र धातु बनाया गया निकेल और क्रोमियम को मिला करके कि ज़्यादा हीट होने पर भी हीटर का वो जो वायरिंग है, तार है, वो गलता नहीं है। वो जो हीट लाल हो जाता है ना वही नाइक्रोम है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है ये दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा, है ना। आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है E = mc² दिया और साथ में जो है एक और सिद्धांत दिए सापेक्षता का सिद्धांत, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक जो थे वो थे आपका एंडरसन। अब देखिए पॉजिट्रॉन होता क्या है? किसी भी तत्व के जो है ना, तत्व का जो एक परमाणु है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, उस कण में अंदर में आपका होता है जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन, यही सब होता है। और बाहर वाला कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है ना। तो ये चीज़ है। तो एंडरसन क्या चीज़ का खोज किया था? तो पॉजिट्रॉन का, है ना। और चैडविक प्रोटॉन का। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है ये तापमान का, लंबाई का, ऊष्मा का, रेडियोधर्मिता का इकाई है ना। एसआई यूनिट है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता क्या होता है? कुछ ऐसे तत्व हैं प्रकृति में जो तत्व जो है ना रेडिएशन छोड़ता रहता है ना, रेडिएशन छोड़ता रहता है। अल्फा किरण, बीटा किरण, ये सब जो है उत्सर्जित होता रहता है ना। तो ऐसे तत्व को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। इसी रेडियो एक्टिव तत्व से जो ये निकलने की किरण और वेव वगैरह निकलने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियोधर्मिता। ये जो गुण है इसको कहते हैं रेडियोधर्मिता। अब रेडियोधर्मिता का जो इकाई है क्यूरी है। मैडम क्यूरी ने ही इसका पता किया था, है ना। ये रेडियोधर्मिता का जो है वेव जो निकलता है इसका बारे में, हालांकि इस तत्व का खोज बैकरल ने किया था, लेकिन क्यूरी ने इससे जो अल्फा किरण, बीटा किरण वगैरह निकलता है इसका खोज किया था उसको, इसलिए रेडियोधर्मिता का जो है ऐसा यूनिट क्यूरी है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? हाइड्रोजन बम जो है ये एडवर्ड टेलर ने बनाया था। इन्हीं के थ्योरी के आधार पर हाइड्रोजन बम बनता है। हाइड्रोजन बम जो है संलयन की क्रिया पर काम करता है ना। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जो हाइड्रोजन मिल करके जो है ना संलयित होते हैं, है ना, और संलयन की क्रिया करते हैं और वो जो है बम के रूप में बहुत बड़ा विस्फोटक का जो है रूप धारण कर लेता है। ठीक है। और नाभिकीय बम जो है, एटॉमिक बम, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है।
आर्द्रता को मापा जाता है किससे? आर्द्रता को आप जो है आप मापते हैं हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। लैक्टोमीटर से आप क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं, है ना। और हाइड्रोमीटर से आप क्या नापते हैं? घनत्व नापते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है शर्करा, सेलुलोज, सुक्रोज, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पादप भित्ति होता है जिसको आप जाइलम कहते हैं, पादप भित्ति मतलब है कि प्लांट का जो लास्ट वाला दीवार होता है ना, हार्डनेस जो होता है, देखते हैं सूखने के बाद हार्डनेस हो जाता है और कड़ा कड़ा होता है, रेशा अधिक होता है रेशा वाला, तो उसको हम लोग कहते हैं सेलुलोज। तो कोई भी चीज़ का छिलका, है ना, फल का छिलका हो, केला का छिलका हो, आलू का छिलका हो, है ना, ये सब क्या होता है जिसमें रेशा बहुत अधिक है, वो क्या होता है? सेलुलोज ही होता है। सेलुलोज को पचना बड़ा मुश्किल है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स जटिल, इसको जब तक आप सिंपल नहीं बनाइएगा तब तक आदमी का जो पाचन क्रिया है वो सेलुलोज का जल्दी नहीं कर पाता है। इसलिए देखते होंगे कि घास वगैरह हम लोग नहीं पचा पाएंगे क्योंकि घास वगैरह में ज़्यादा सेलुलोज है, ठीक है ना। छिलका बहुत ज़्यादा रेशादार है, बहुत ज़्यादा रेशा भी आप नहीं पचा सकते, है ना, ये चीज़ है। कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की इकाई जो होती है वो होती है आपका जूल। ऐसा यूनिट जो वर्क का होता है क्या होता है? जूल। तो जूल हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट, यांत्रिक शक्ति के SI यूनिट क्या है? यांत्रिक शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वो वाट, है ना। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। ओम होता है आपका प्रतिरोध का मात्रक, कूलम होता है आवेश का मात्रक, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सूर्य पर सबसे अधिक जो गैस है वो है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ही वहाँ संलयन प्रक्रिया से हीलियम में परिवर्तित होता है जिससे ऊष्मा और ताप जो है उत्सर्जित होता है और हम लोगों को ऊष्मा मिलती है, ताप मिलती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, है ना, ये चीज़ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया, गति का सिद्धांत दिया, है ना, ये सब। पास्कल भी बहुत सारे भौतिकी के अंतर्गत सिद्धांत दिए हैं। साइटोलॉजी संबंधित है किससे? साइटोलॉजी जो है ये है आपका कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, है ना, साइटोलॉजी कहते हैं। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है ना? तो ये आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। थायराइड ग्रंथि आपका गले के आसपास होता है और जब थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जब खाना में जब आयोडीन की कमी होती है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तो गले में घेंघा रोग हो जाता है। समझ गए? एथलीट फुट रोग का कारण क्या है? एथलीट फुट रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। इसके पीछे जो एक जिम्मेदार कारक है वो है कवक। कवक के कारण ही एथलीट फुट रोग होता है। ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, वायरस जनित रोग भी नहीं है, प्रोटोजोआ जनित रोग भी नहीं है, ये है कवक जनित रोग, कवक के द्वारा होने वाला रोग, है ना। एथलीट फुट, सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो उत्सर्जित गैस है वो है ऑक्सीजन, जो कि उसके लिए अनावश्यक चीज़ है पौधे के लिए और ये हमारे लिए आवश्यक चीज़ बन जाता है। उसके लिए जो आवश्यक था वो भोजन बना लिया कार्बोहाइड्रेट, है ना, C6H12O6, और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ दिया। पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है? तो पुष्प में बहुत सारा भाग होता है, बाह्यदल, है ना, परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र, ये सब होता है, लेकिन किस भाग में फल बनता है? तो अंडाशय वाला भाग में, ठीक है ना, यही विकास होता है तो फल का रूप धारण करता है, ठीक। इंडियन गैस या भारत गैस या जो भी गैस है आपके सिलेंडर में भरा होता है, खाना बनाने वाला, रसोई घर का गैस, किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण जो है यह है ब्यूटेन और प्रोपेन का। C4H10 हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला और प्रोपेन होता है C3H8 हो गया प्रोपेन का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला रहता है इस घरेलू गैस में, है ना, ईंधन गैस में। और इसमें एक चीज़ और, गंध देने के लिए मिथाइल मरकप्टेन रहता है, ताकि अगर गैस रिसे तो आप लोगों को पता चल जाए कि गैस जो है लीक हो चुका है। मिथाइल मरकप्टेन जो कि बहुत स्मेल करता है अजीब टाइप से, जब भी गैस लीक होता है तो सूंघते होंगे, पता चलता होगा। कौन सी गैस वायु से हल्की, पानी में अघुलनशील व अज्वलनशील है? मतलब यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा गैस जो कि
वायु से हल्की है ना। गैस वायु से हल्की है मतलब और सब गैसों से हल्की है, पानी में अघुलनशील है, पानी में ये कभी नहीं घुल सकता, ये हमेशा पानी से बाहर ही रहेगा, पानी में डाल दीजिएगा फिर बाहर आ जाएगा, और ये अज्वलनशील है मतलब जल भी नहीं सकता। तो ये गैस है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस किसी भी चीज़ को जलने से रोकता है, समझिएगा। अगर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु जलेगा नहीं। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहयोग करता है, और नाइट्रोजन क्या करता है, जलने से रोकता है। ये तो आंसर इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। एक चींटी के काटे जाने पर काफ़ी जलन होती है, इसका क्या कारण है? कि देखिए चींटी जब डंक मारता है ना, काटता है, तो वो एक एसिड छोड़ता है, उस एसिड के कारण ही जलन होती है। तो वो एसिड कौन सा है? तो डंक में उसका फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड है ना, HCOOH, यही एच फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। ये जो है चींटी के डंक में होता है, समझिए उसका जहर है ये। हालांकि वो जिस जहर का ज़्यादा प्रभाव होता नहीं, खाली लहरता है ना, ये है, जलन होता है, लहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं, किडनी के मूलभूत निर्माण और कार्य की इकाई है? तो किडनी का जो एक मूलभूत इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जैसे घर का मूलभूत इकाई क्या है? ईंटा से ही मिलकर के बना है घर, उसी प्रकार से बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लाखों करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। वो जो है नेफ्रॉन अलग अलग नेफ्रॉन मिल करके ही पूरे किडनी का निर्माण करता है, इसलिए ऐसा ही मतलब यूनिट ऑफ किडनी क्या हो गया? नेफ्रॉन हो गया। सामान्यतः कृत्रिम बरसात के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? कृत्रिम बरसात मतलब है कि मानव निर्मित वर्षा, है ना। जब आपको जरूरत पड़े वर्षा कर लीजिए, जहाँ पर बादल नहीं बन पा रहा है आप बादल बनवा लीजिए साइंस का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। तो ये है, इसमें आप करते हैं क्या चीज़ का प्रयोग? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, सिल्वर आयोडाइड का, जिंक सल्फेट का, क्या चीज़ का? तो हम लोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। जहाँ पर वर्षा नहीं हो रहा है वहाँ पर क्या करिए, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दीजिए ऊपर में कुछ ऊंचाई पर जा करके, तो मतलब क्षोभ मंडल के सीमा के भीतर ही। तो उसमें क्या होता है कि जितना भी नमी है ना, आर्द्रता है, वो जो है सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, कण क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके संघनित करेगा और पानी को कलेक्ट करके बूंद बना करके फिर वहाँ वर्षा कराएगा, मतलब बादल बनाएगा, है ना। ये इसका नेचर होता है। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? अब देखिए जर्मन सिल्वर जो है, नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन यह किन किन धातुओं का मिश्रण है? देखिए यह है तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है, ठीक है ना। तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण को हम कहते हैं जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर का कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये नाम जब भी देखिएगा जर्मन सिल्वर तो समझिएगा तांबा, जस्ता, निकेल का मिला हुआ जो मिक्स करके जो एक नया प्रकार का धातु बनाया गया, नया प्रकार का पदार्थ बनाया गया, उसको हम लोग कहे मिक्स धातु, है ना, उसको कहे जर्मन सिल्वर। निम्न में से कौन सा मानव शरीर का वह आंतरिक अंग है जो अपनी क्षय हुई कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है? मतलब क्वेश्चन समझिए, शरीर के अंदर का वह आंतरिक अंग जो उसको थोड़ा बहुत कट भी जाए अगर ऑपरेशन के क्रम में, या काट भी दिया जाए, तो वो फिर से वो अपना आकार को धारण कर लेगा, ये उसमें गुण है। जैसे कि आपको बाहरी, जैसे बाल को काट लेते हैं फिर से बाल हो जाता है, नाखून काटते हैं तो फिर से नाखून हो जाता है, चमड़ा को कहीं से छील देते हैं स्किन को तो फिर से स्किन वहाँ हो जाता है। लेकिन आंतरिक भागों में, शरीर के आंतरिक भागों में कुछ ऐसा अंग है जिसको कट जाने के बाद भी वह फिर से अपना रूप धारण कर लेता है, तो वह कौन सा है? तो वह है आपका यकृत, लीवर, है ना, लीवर। समझ गए? तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट विज्ञान के सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे तुरंत, जो है बस आज ही शाम तक में एक और वीडियो आ जाएगा। आप लोग जो है अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।